अमृत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको क्रिया, जिसको अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, वो पढ़ाऊंगा, उसे बताऊंगा। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर क्रिया से संबंधित प्रश्न आते हैं, अगर इस वीडियो का आपको देखते हैं तो उस परीक्षा में आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। आइए क्रिया के बारे में सीधे हम लोग चलते हैं। देखिए, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्रिया जो है क्री धातु से बनी है, यानी क्रिया शब्द किससे बना है? क्री धातु से। क्री धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है करना या होना। इसीलिए क्रिया की परिभाषा क्या है, ज़रा देखें। क्रिया की परिभाषा है परिभाषा जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे में देखें, मोहन पढ़ता है, हरीश खेलता है। तो यहाँ पढ़ता है, खेलता है, एक क्रिया हो गई, यानी पढ़ना और खेलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब जरा देखिए, धातु के आधार पर क्रिया के दो भेद हो जाते हैं। किसके आधार पर? धातु के आधार पर क्रिया के दो भेद हो जाते हैं। नंबर एक जो होता है वो मूल धातु, और नंबर दो यौगिक धातु। तो मूल धातु क्या होती है? जब कोई क्रिया अपने स्वतंत्र अवस्था में होती है तो उसको मूल धातु कहते हैं। जरा देखिए, जब कोई क्रिया, बोर्ड पर जरा देखें, जब कोई क्रिया स्वतंत्र अवस्था में होती है तो उसे क्या कहते हैं? मूल धातु क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए, मूल रूप से खा, पी, पढ़, ये क्या है? खा, पी, पढ़, लिख, ये मूल धातु है। ये मूल धातु क्रिया हो गई। जब कोई क्रिया अपने स्वतंत्र अवस्था में होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मूल धातु क्रिया कहते हैं। जैसे खा, पी, पढ़, लिख आदि। अब क्या है? दूसरा है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है, जरा देखिए। जब कोई क्रिया मूल धातु में प्रत्यय लगाकर या दो से अधिक धातुओं के संयुक्त होने से अथवा संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगकर बनते हैं तो उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जब कोई क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया धातु के आधार पर, जरा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जब कोई क्रिया, जरा देखिए, यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया की परिभाषा है जब
कोई क्रिया मूल धातु में प्रत्यय लगकर या दो से अधिक धातुओं के संयुक्त होने से बनती है, दो या दो से अधिक धातुओं के संयुक्त होने से, अथवा संज्ञा सर्वनाम विशेषण के योग से बनती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनती है तो उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में जब कोई क्रिया किसी मूल धातु में प्रत्यय लगाकर या दो से अधिक धातुओं के संयुक्त होने से बनती है या संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनती है तो उसको यौगिक क्रिया कहते हैं। इस तरह से यौगिक क्रिया के तीन भेद होते हैं। यौगिक क्रिया के तीन भेद कौन कौन होते हैं, आइए जरा उसको भी देखते हैं। यौगिक क्रिया के तीन भेद जो होते हैं वह इस प्रकार है। पहला है, यहां पर देखिए, यौगिक क्रिया के तीन भेद: प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे, जो भी बताएंगे प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे क्या होते हैं। ध्यान दें, जो यौगिक क्रिया के तीन भेद होते हैं उसमें पहले हम आपको बताने वाले हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, यह प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कोई क्रिया कर्ता द्वारा स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाई जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कर्ता दूसरे शब्दों में प्रेरणा बनता है और दूसरे को प्रेरित करता है। ध्यान दीजिए बात क्या है, कर्ता किसी दूसरे को प्रेरणा देता है और दूसरे को प्रेरित करता है। इसीलिए इसकी परिभाषा क्या है? जब कोई क्रिया कर्ता द्वारा स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाई जाती है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। तो पहले तो आपको जानना होगा प्रेरणार्थक क्रिया में कौन कौन होती है, सकर्मक अकर्मक। अब ये प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। आइए जरा देखिए बोर्ड पर। इस प्रेरणार्थक को जानने के लिए हमको ऐसे चलना होगा, मूल ये धातु हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक, और द्वितीय प्रेरणार्थक। आइए अब ध्यान रखिए, प्रथम प्रेरणार्थक में जो प्रत्यय लगता है वह आना और लाना, आना और दूसरा है लाना। ये पूछा जाता है कंपटीशन में कि प्रथम प्रेरणार्थक में आना और वाना कौन सा प्रत्यय कहां लगता है, तो आना और लाना ये प्रथम प्रेरणार्थक में और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना प्रत्यय लगता है। तो आपको ये देखना है कि जो हम लिख रहे हैं मूल प्रथम प्रेरणार्थक में आना और लाना लगा है कि नहीं, और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना लगा है कि नहीं। जैसे पठ है, अब इसमें ना लग गया, पढ़ना हो गया।
अब यहाँ पढ़ाना, देखिए आना लग गया, पढ़ाना हो गया। इसी तरह से द्वितीय प्रमाणार्थक में क्या हो जाएगा, पढ़वाना। अब देखिए यहां पर वाना और ऊपर आना, ये द्वितीय प्रमाणार्थक में लग जाता है। इस तरह से यह पढ़ना और पढ़वाना चल जाता है। इसी तरह से आप उठ शब्द है, उठ में ना लग गया। अब यहां क्या है, उठाना, यहां उठवाना, उठवाना, ये हो गया। अब दे शब्द है, दे ना मूल है, तो क्या हो जाएगा, दिलाना। आना देखिए इसमें लग गया, इसमें क्या हो जाएगा, दिलवाना, दिलवाना। तो जब आप जानेंगे कि प्रथम प्रमाणार्थक में आना और लाना प्रत्यय, द्वितीय प्रमाणार्थक में वाना प्रत्यय है, तो आप मूल धातु पढ़ देख लेंगे, प्रथम प्रमाणार्थक देख लेंगे, द्वितीय प्रमाणार्थक लेके कहीं से कोई प्रश्न आएगा आपसे बाहर जाने वाला नहीं है। इस तरह से पहला आपने देखा यौगिक धातु के आधार पर कि यह क्रिया आपको दिखाई दे रही है। आइए अब यौगिक क्रिया क्या है जरा इसको भी देख लेते हैं। दूसरा है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया में इसकी परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है जी। जब कोई क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के संयुक्त होने से बनती है तो उसको यौगिक क्रिया कहते हैं। जब कोई क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के संयुक्त होने से बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे हम ये बता रहे हैं आपको यौगिक क्रिया को, यौगिक क्रिया जैसे चलना, फिरना, उठना, बैठना, घूमना फिरना, नहाना, धोना। यहां देखें या पढ़ना लिखना ये सब इसी में आ जाता है। तो दो धातुओं के संयुक्त होने से क्रिया बनती है कि नहीं, इसीलिए इसको यौगिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। अब तीसरी क्रिया जो है वो क्या है, वो है नाम धातु क्रिया। आइए जरा नाम धातु क्रिया के बारे में देखते हैं हम लोग। नाम धातु क्रिया क्या है, नाम धातु क्रिया क्या है जरा देखिए। जब कोई क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनती है तो उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जब कोई क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनती है तो उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हम संज्ञा से देखें, संज्ञा से कैसे बनती है, सर्वनाम से कैसे बनती है, और विशेषण से कैसे बनती है। अब जरा आप देखिएगा, संज्ञा शब्द आप देखें हाथ है, हाथ से हाथियाना। अब ये संज्ञा से हो गई। इसी तरह से सर्वनाम क्या है, अपना, अपना से अपनाना, अपना से अपनाना। इसी तरह विशेषण क्या है, बहुत सारे विशेषण के उदाहरण है, लेकिन जरा देखिए यहां पर विशेषण से कैसे, विशेषण गर्म, गर्म से गरमाना आनी। इसी तरह ठंडा से ठंडाना, चिकना से चिकनाना, ये सब विशेषण से ही बनते हैं। कब,
उसमें प्रत्यय लगाकर। इसीलिए नाम धातु क्रिया क्या है? जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से प्रत्यय लगाकर बनते हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये तो रही धातु के आधार पर क्रिया की जितने भेद थे उसकी संपूर्ण सामग्री। आइए अब हम लोग रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद को देखते हैं। ध्यान दें, रचना के दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। रचना के दृष्टि से क्रिया के पूछा जाएगा कितने भेद होते हैं, आप दो बताएंगे डंके की चोट पर। कौन कौन? सकर्मक और अकर्मक। तो पहले हम लोग सकर्मक देख लेते हैं क्या है। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए जरा इसकी परिभाषा में देखते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, सरिता पुस्तक पढ़ती है। सरिता पुस्तक पढ़ती है। इसमें सरिता कर्ता हो गई, पढ़ती है क्रिया हो गया, अब पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है। आइए जरा इस सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। ध्यान दीजिए, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? ये बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, आप बताएंगे सकर्मक क्रिया के दो भेद हो जाते हैं। कौन कौन? पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। तो पूर्ण सकर्मक क्या होती है? जिस क्रिया में सकर्मक क्रिया के संपूर्ण यानी कर्ता कर्म क्रिया सब हो उसको पूर्ण सकर्मक कहते हैं। जैसे आप देखें, मोहन अखबार पढ़ता है। यहां पर देखिए, मोहन अखबार पढ़ता है तो मोहन कर्ता हो गया, अखबार क्या हो गया? कर्म हो गया, पढ़ता है क्रिया हो गया। तो ये क्या है? पूर्ण सकर्मक है। इसी तरह से आप अब ये वाक्य सकर्मक के भी है, मोहन अखबार पढ़ता है, पूर्ण सकर्मक हो गया। अपूर्ण सकर्मक क्या होती है? वह क्रिया जिसमें, ध्यान दीजिए, सकर्मक में ही अपूर्ण सकर्मक में बता रहा हूं, जिस क्रिया को स्पष्ट करने के लिए किसी पूरक की सहायता लेनी पड़ती है उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर देखें, वह गीता को मूर्ख समझता है। वह गीता को मूर्ख समझता है। तो देखिए यहां पर गीता क्या है? वह गीता को मूर्ख समझता है। तो किसको मूर्ख समझता है? गीता को। तो अब वह किसके लिए है? संज्ञा के स्थान पर आया। ध्यान रखिए, अब गीता चूंकि कर्म है और मूर्ख उसका पूरक है, तो यह अपूर्ण सकर्मक है। क्यों? क्योंकि सहायता के लिए अगर पूरक की आवश्यकता नहीं होती तब यह पूर्ण सकर्मक के श्रेणी में आता। इसमें सहायता के लिए पूर्ण गीता की सहायता, वह गीता को मूर्ख समझता है, मूर्ख एक पूरक ले आया है। इसलिए ऐसे अगर कोई वाक्य आते हैं तो इसको हम अपूर्ण सकर्मक कहते हैं। इसी तरह से अगर आप अकर्मक में आते हैं तो अकर्मक क्या होते हैं, जरा उसको हम लोग देखते हैं। अकर्मक क्रिया,
अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। अब जरा देखिए, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक क्या होती है, जरा इसको देखिए। पूर्ण अकर्मक में दो भेद होते हैं, स्थितिवाचक अथवा अवस्थावाचक। जैसे बच्चा रोता है, यहां देखिए बच्चा रोता है, यह क्या है? यह स्थिति बता रहा है, स्थिति या अवस्था को बता रहा है। अब दूसरा क्या होते हैं? गतिबोधक। गतिबोधक पूर्ण कर्मक में दो भेद, स्थिति अवस्थावाचक, दूसरा गतिबोधक। तो गतिबोधक क्या होते हैं? जब किसी चीज की गतिशीलता को बताया जाए। तो गतिक बोधक में आप देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ती है तो कभी कभी इसको देखकर लगता है कि यह सकर्मक क्रिया, जबकि सकर्मक नहीं है। क्या है? जैसे गति आ गया, भले ही उसमें कर्म दिखा रहा हो, लेकिन वह क्या हो जाएगा? माफ करिएगा, पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है। यहां पर देखने में लगता है यह सकर्मक, जबकि सकर्मक नहीं है, क्योंकि गति होने के कारण यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। पूर्ण अकर्मक का भेद है। अब अपूर्ण अकर्मक क्या होती है? जिस क्रिया में अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण अकर्मक कहा जाता है। जैसे वह ईमानदार है, ध्यान दीजिए, यहां अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक क्या है? वह ईमानदार है, ईमानदार है। अगर हम वह ईमानदार कहते हैं, अगर वह ईमानदार है हम कहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है? यह अपूर्ण अकर्मक होता है। इस प्रकार आप देखिए, अकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक के दो भेद हो जाते हैं, स्थिति अवस्थावाचक और दूसरा गतिवाचक। और अपूर्ण के कोई भेद नहीं है, इसलिए अपूर्ण अकर्मक में वह ईमानदार है, यह आते हैं। अब जरा देखिए, कभी कभी द्विकर्मक क्रिया भी पूछी जाती है। तो जब किसी वाक्य में दो प्रकार के कर्म होते हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दो प्रकार के कर्म होगा जब किसी वाक्य में, तो द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर को पैसा देता है, तो मालिक किसको पैसा देता है? नौकर को। दो प्रकार के कर्म हो गए, मालिक नौकर को पैसा देता है, इसमें मालिक किसको पैसा देता है? नौकर को, नौकर के लिए। तो इस तरह से आते हैं, तो द्विकर्मक क्रिया होती है। पूर्वकालीन क्रिया क्या होती है? जरा इसको भी देख लीजिए। पूर्वकालीन क्रिया होती है जब कोई कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके, ये पूर्वकालिक क्रिया बता रहे हैं, पूर्वकालिक क्रिया ये क्या है? जब कोई कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरे क्रिया को प्रारंभ करता है तो समाप्त की हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे दिनेश पढ़कर सो रहा है, यहां पर पढ़कर क्रिया समाप्त हो गई है, यह पूर्वकालीन। सोना जारी है, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। नंबर 2, संदीप नहाकर खा रहा है, तो नहाकर समाप्त हुई, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अब एक बचती है सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया क्या है? जरा देखिए, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? जब कोई क्रिया किसी मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने या पूर्ण करने के लिए प्रयोग की जाती है तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं।
जब कोई क्रिया किसी मुख्य क्रिया को पूर्ण करने या स्पष्ट करने के लिए की जाती है तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वे हंस रहे थे, तो जरा देखिए, वो हंस रहे थे, तो यहां हंसना मुख्य क्रिया है और रहे थे ये जो है ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया। दूसरा जरा इसका उदाहरण देखिए, क्या वह घर जाता है, तो वह कहाँ जाता है, घर जाता है, तो जाता है मुख्य क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया, और है जो है वो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। इस प्रकार आप देखेंगे तो जब ऐसे वाक्य आते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सहायक क्रिया क्या कहते हैं। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने या पूर्ण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि हंसना और जाना मुख्य क्रिया है और रहे थे और है स्पष्ट करने नहीं तो पूर्ण करने के लिए प्रयोग हुए हैं। इस प्रकार आज ये समाप्त होता है क्रिया। इसमें आपको बहुत सारे परीक्षाओं में लाभ मिलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करना अधिक से अधिक, सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।